उस परिस्थिति से इस बार निपटने के लिए कोई तैयारी पार्टी की रहेगी क्या? देखिए, दरअसल क्या है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ा राजनीतिक दल है। एक ही स्थान पर अनेक लोग हैं जो चुनाव लड़ने की पात्रता और क्षमता रखते हैं, लेकिन चयन एक की तरफ ही जाता है। लेकिन मैं समझता हूं कि इस बात का भरोसा रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी भी चयन किए 39 सीटों पर और आगे भी चयन होगा, और हम सब लोग मिलकर अगर कोई परिस्थिति खड़ी होगी तो उसको नियंत्रण में करने में सफल हो। सर मेरा सवाल ये है, ये लाडली बहना योजना 1250 रुपए, नारी सम्मान योजना कांग्रेस की तरफ से 1500 रुपए, बीजेपी रसोई गैस 450 रुपए, कांग्रेस की तरफ से 500 रुपए, बिजली 100 रुपए पर मंथ, 100 रुपए, मतलब ये जो फ्रीबीज है, क्या चुनाव सिर्फ इसी पे होगा या आपकी तरफ से कांग्रेस, जैसे आपकी पार्टी कई बार कहती है कि जो रेवड़ी बांटने का जो कल्चर है ये ठीक नहीं है? भारतीय जनता पार्टी यह आवश्यक समझती है कि गरीब के जीवन में, दलित के जीवन में, महिला के जीवन में सक्षमता आनी चाहिए, और उसकी क्षमता वृद्धि के लिए, जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए यदि सरकार को सहायता करनी है तो सरकार को सहायता करनी चाहिए। लेकिन सामान्य तौर पर मैंने पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी विकास और जन कल्याण के मुद्दे पर ही चुनाव के बीच में जाती है, और इस बार का यह चुनाव भी विकास और जन कल्याण के मुद्दे पर ही स्थिर रहेगा। हमारी कोशिश है कि आने वाले कल में जब भारत विकसित भारत बने, उस समय भारत में मध्य प्रदेश भी विकसित मध्य प्रदेश बने, इस लक्ष्य को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। तोमर साहब, एक सवाल मेरा है, आपने 19 तारीख को ग्वालियर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम डेवलपमेंट पर चुनाव लड़ेंगे, उस पर मोहर लगा गए अमित शाह जी नेक्स्ट डे भोपाल आके कि डेवलपमेंट पे लड़ेंगे। मेरा सवाल केवल यह है कि जब डेवलपमेंट पे आप चुनाव लड़ रहे हैं और तब और अब का जिक्र भी कर रहे हैं दिग्विजय सिंह जी के वक्त का भी, तो जो भी डेवलपमेंट किया इस अवधि में शिवराज जी ने किया, तो फिर शिवराज जी को दोबारा एक तरीके से चेहरा बनाने में संशय क्यों है बीजेपी के मन में? नहीं, शिवराज जी के बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। शिवराज जी हमारे मित्र भी हैं, पार्टी के नेता भी हैं। नितिन जी हटा दिया, माइक हटा दिया। नितिन जी, थोड़ा सा कुछ चीजें अकेले के लिए भी छोड़ दिया करो। अंकुर आएगा आपका कर। नवीन जी, सभी का प्रश्न आएगा आराम से। हाँ, नवीन जी ऐसी बोलिए ना, नवीन जी ऐसी बोलिए। क्या मैं समझे पुरोहित जी, जरा दोबारा स्पष्ट करूं। नहीं, पुरोहित जी आप अपनी जानकारी दुरुस्त कर लो कि पिछले बार भी अध्यक्ष थे और हम भी थे, इस बार भी अध्यक्ष हैं और हम भी हैं। भावना जी, पहले ममता जी ले लें, फिर भावना, दोनों मातृशक्ति हो जाएं। जी, एक मिनट उनका आइए, सब शांति से। हाँ, ममता जी फिर भावना जी। आप भी आए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जहां तक शासकीय योजनाओं का सवाल है,
तो आप सब इस बात के साक्षी हैं कि पंचायती राज संस्थाओं में और नगरीय निकाय की संस्थाओं में 50% बहनों को आरक्षण देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। महिलाओं को नौकरी में आरक्षण देने की व्यवस्था की तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने पहल की। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जिस दल की मंडल की कार्यकारिणी, जिले की कार्यकारिणी, प्रदेश की कार्यकारिणी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी, इसमें 33% महिलाओं को पद आरक्षित होते हैं। इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका स्वागत है, आप आइए, जरूर काम करने का अवसर मिलेगा। भावना जी बोलिए। भावना जी रुकिए ना, आपका क्रम आएगा। रुकिए, एक मिनट रुकिए, भावना जी बोलेंगे। देखिए राखी है, बहनों को मौका देना। रुकिए, भावना जी प्रश्न रखिए, सुनिए आप। भावना जी, देखिए सबके प्रश्न होंगे, सबके प्रश्न होंगे, शांति से। एक मिनट बैठो। हाँ, आप बोलो। कांग्रेस का आरोप मिथ्या है। जन आशीर्वाद यात्रा भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम को कार्यकर्ता के दम पर पहले भी करते रहे और आगे भी करेंगे। बहन जी को जरा भावना जी, सुचंदा जी, सभी भाई साहब आगे कर दीजिए। सबसे पहले भावना जी प्रश्न रखते हैं, फिर सुचंदा जी। भाई साहब बता दीजिए, सबके प्रश्न लेंगे जी। हाँ, भावना जी बोलिए। इस बार मध्य प्रदेश में भी अधिक मिलेंगी और ग्वालियर चंबल संभाग में भी अधिक सीटें जीतेंगी। सुचंदा जी बोलिए। सुचंदा जी बोलिए। रिपीट। अरुण जी भाई साहब, बिना माइक के आपकी आवाज यहां तक पहुंचेगी। जी जी जी। माइक दो माइक। देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश के सभी क्षेत्रों का और सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाला राजनीतिक दल है। यह सच है कि कोरोना की महामारी के समय देश ही नहीं सारी दुनिया तकलीफ में थी, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और देश भर की जनता जनार्दन को। सब लोगों ने मिलकर कोरोना महामारी से न सिर्फ निकलने में वो लोग सफल हुए, भारत की अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया है। ये हम ही नहीं, सारी दुनिया इस बात को भलीभांति जानती है। बोलिए। ब्रजेश जी कुछ बोल रहे हैं। ब्रजेश जी बोलिए। संदीप जी, ब्रजेश जी बोलिए, उसके बाद सभी लोग आ जाएंगे। आइए संजीव भाई इसके बाद लेते हैं। ब्रजेश जी का ले लें, उसके बाद आते हैं जी। तोमर जी, नरेंद्र जी। सर ब्रजेश जी बोलिए। सर मेरा सवाल ये था कि 2018 में भी आप यूं ही चुनाव प्रबंध समिति के अध्यक्ष थे, उसके पहले भी जब भी चुनाव आता है आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, मगर पिछले चुनाव में भी ऐसी यात्रा निकली थी
और तब भी आप इसी पद पे थे, यही जिम्मेदारी थी आपकी, मगर तब सरकार नहीं बन पाई थी। 2018 से सर बीजेपी क्या सबक लेके इस चुनाव में उतरी है कि इस बार सरकार बने? देखिए, एक तो हर चुनाव की परिस्थिति अलग होती है। पिछले बार भी भारतीय जनता पार्टी को वोट ज्यादा मिला था, लेकिन 5-7 सीटें हमारी कम रह गई थी। इस बार हम उन सीटों को भी और सभी सीटों को अतिरिक्त गौर से देख रहे हैं। इस बार ऐसी परिस्थिति खड़ी नहीं होने देंगे, पूरे बहुमत की सरकार बनाएंगे। सर, इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है, अगर 2023 में मेजॉरिटी में बीजेपी आती है तो क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही होंगे? तीसरी बार। हाँ, चलिए अरुण जी भाई साहब कुछ कह रहे हैं। शिवराज सिंह जी आज भी मुख्यमंत्री हैं। नरेंद्र सिंह जी, जरा हमारी बात सुन लीजिए इधर से। आप 2003 में दूल्हा लेके निकले थे, 8 में दूल्हा लेके निकले थे, 13 में दूल्हा लेके निकले थे, 18 में दूल्हा लेके निकले थे। 2023 में आप बिना दूल्हे की बारात लेके क्यों चल रहे हैं? ऐसी क्या मजबूरी है? आप दूल्हे का नाम क्यों नहीं ले पा रहे हैं? देखिए, दरअसल क्या होता है कि कुछ चीजें मुझे तय करना होती हैं, कुछ चीजें अध्यक्ष ने तय करना होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको सामूहिक रूप से पूरा पार्लियामेंट्री बोर्ड ही तय करता है। अब आप मुझसे जवाब चाहते हो, तो जब तक कोई चीज तय नहीं होती है तब तक कोई भी चीज बोलना उचित नहीं होता है, लेकिन आपको संदेह करने की जरूरत नहीं है। सर, मेरा सवाल यह है कि पहला जगदीश जी, जब एक ही हो जाए फिर आप। देखिए, टिकट भी महिलाओं को ज्यादा दिए जाएं। अरे मेरी बात सुनो ना, चुनाव में 35% नहीं, उनको 65% भी मिले तो इसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन चुनाव में टिकट उसी को दिया जाता है जो क्षेत्र में जीत को सुनिश्चित कर सकता हो। सर, मेरा सवाल यह है इसमें, एक मैं कहीं जा नहीं रहा हूं, मैं सब लोगों से बात करूंगा। भाई साहब, टिकट से जुड़ा एक सवाल मेरा ये है, एक एक करके मुझे पूछ लो। हाँ भाई साहब, टिकट से जुड़ा एक सवाल ये है, एक मिनट भैया, जरा भाभी जी का सवाल हो जान तो पड़े जी। हाँ, रवि जी भाई साहब बैठिए ना, बैठ जाओ। भाभी जी, ये मेरा विषय नहीं है। चलो, टिकट से जुड़ा सर मेरा एक सवाल है कि आपने कहा टिकट का सूची में जो पहली सूची आई है उसका क्राइटेरिया क्या है? क्योंकि उसमें भी कहीं ना कहीं विद्रोह के सर बहुत जगह उठ रहे हैं, तो डैमेज कंट्रोल कैसे करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जीवंत राजनीतिक दल है और ये मनुष्यों का दल है, कार्यकर्ता आधारित दल है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। जहां पर एक से अधिक लोग होते हैं वहां अनेक प्रकार के मत होते हैं। उन मतों के साथ ही हम निर्णय की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। कई बार कुछ लोगों का मत अलग होता है तो बातचीत के द्वारा उसको हल कर लिया जाता है। राजीव भाई, तो सर मेरा सवाल ये है, अभी दोनों पार्टियों में होड़ लगी हुई है। उन्होंने कहा था कि हम 1500 रुपए देंगे, आपने कहा हम 3000 तक ले जाएंगे। अब उन्होंने 500 रुपए का रसोई गैस कर दिया, आपने 450 कर दिया, तो क्या वो 400 करेंगे तो आप 350 पे ले आएंगे? देखिए, कांग्रेस में कहने वाले लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी में करने वाले लोग हैं। सिकंदर भाई, सर मेरा सवाल इधर से है, तोमर से। नहीं, सिकंदर जी भाई साहब पूछेंगे। सिकंदर जी बोल रहे हैं। सिकंदर जी पूछिए आप। सिकंदर जी माइक लीजिए, पूछिए। अंकुर भाई, सबका नंबर आएगा, रुकिए। भारतीय जनता पार्टी और खासकर मोदी जी मुसलमानों को लेकर और खासतौर से पासमानदा मुसलमानों को लेकर काफी अभियान चला रहे हैं।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी इसके लेके काफी प्रयास कर रहा है। अभी कल ही बैठक हुई है भोपाल के अंदर भी और मध्य प्रदेश के अलग अंचलों में भी। मेरा सवाल ये है, 2 सवाल हैं कि क्या किसी मुसलमान को आप मध्य प्रदेश से टिकट देंगे? पिछली 4 बार से आप दक्षिण उत्तर विधानसभा से मुसलमान को टिकट देते आए हैं, लेकिन वहां पर आलोक शर्मा जी को इस बार टिकट दे दिया है और आलोक शर्मा जी के ऊपर इस बार अल्पसंख्यक आयोग का शिकंजा कस गया है। तो क्या टिकट बदला जाएगा या प्रदेश के किसी अलग सीट से मुसलमान को टिकट दिया जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास इस मंत्र के आधार पर काम करती है और आपने अनुभव किया होगा कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, उसकी हर योजना का लाभ सभी वर्गों के लोगों को मिल रहा है। जहां तक किसी क्षेत्र से टिकट देना नहीं देना, ये उस क्षेत्र की परिस्थिति पर निर्भर करता है। पिछले बार हम लोगों ने आरिफ बेग साहब को टिकट दिया ही था। सर, मेरा सवाल यह है, आप 10,643 किलोमीटर की यात्रा निकाल रहे हैं, 10,600 किलोमीटर की यात्रा निकाल रहे हैं, 211 बड़ी सभा होंगी जैसा अध्यक्ष ने बताया था, और 600 करीब आपके जो रथ यात्रा निकलेंगी और 10 लाख की लोगों को आप यहाँ भोपाल लाएंगे बड़ी सभा। इस पूरे कार्यक्रम पे कितने हजार करोड़ रुपए खर्च करने वाले हैं आप? क्या करने वाले? कितने हजार करोड़ रुपए खर्च करने वाले हैं? देखो भैया, दरअसल ये जन आशीर्वाद यात्रा है और जनता के पास जाने के लिए यात्रा है। तो आप ये मान के चलो कि इसमें लाखों लोगों को एड्रेस किया जाएगा, उनसे आशीर्वाद लिया जाएगा और उनको 25 तारीख के महाकुंभ के लिए आमंत्रित किया जाएगा। तोमर जी मेरा एक सवाल। अमित शाह जी लगातार मध्य प्रदेश के दौरे कर रहे हैं। अमित शाह जी से आप जन आशीर्वाद यात्रा शुरुआत करवाएंगे, लेकिन बैकग्राउंड में जो चेहरे दिख रहे थे उसमें से उनका फोटो गायब था, क्या कारण है? एक सवाल मेरा है तोमर जी। हेलो तोमर जी, एक सवाल मेरा है। दरअसल जब प्रश्न आएगा तभी जवाब होगा। आप ग्वालियर चंबल संभाग से आते हैं। मैं रविंद्र जैन, इधर रविंद्र जैन, एक सवाल मेरा है। आप ग्वालियर चंबल रविंद्र भाई, 1 मिनट, इनको बहुत देर हो गई। गौरव जी पूछिए। बोलो बोलो। मैंने सर 2-3 बार इस प्रश्न का जवाब दे दिया है रविंद्र भाई। हाँ, मेरा सवाल यह है, आप ग्वालियर चंबल संभाग से आते हैं, क्या कारण है कि सिंधिया जी के साथ जो लोग आए थे बड़ी संख्या में कांग्रेस से बीजेपी में, उनमें से बड़ी संख्या में वापिस जा रहे हैं? यदि सिंधिया जी नहीं रोक पा रहे तो आप भी नहीं रोक पा रहे? नहीं, दरअसल सिंधिया जी पार्टी में आए हैं, सिंधिया जी के कारण पार्टी की ताकत बढ़ी है। सिंधिया जी हमारे नेता है, हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। सरवन जी। नरेंद्र सिंह जी, 1 मिनट भाई साहब। हाँ सुनील भाई बोलो। सरवन जी बोलिए। सरवन जी। भाई साहब, मैं कह रहा था। सरवन जी बोलिए। चलो सुनील जी के बाद सरवन जी आ जाए। 1 मिनट, जरा सुनील जी को हो जाए तो उसके बाद आप बोलना, उसके बाद आप बोलना, फिर उसके बाद आप बोलो। रवि जी, विपिन जी, ये सब आज। आपने ग्वालियर में 150 प्लस का नारा दिया, उसके पहले लगातार 3 साल से 200 प्लस का नारा चल रहा था। सही किसको माने हम? ये 50 सीट कम कहां हो गई आपकी? और भी कम होगी इससे। तो सुनील भाई कितनी लाए आप बता दो। आप बता दो आपको कितनी चाहिए। चलिए, धन्यवाद। आप तय कर दो, उतना बोलना शुरू करेंगे। चलो भाई आप बोलो, आप बोलो। रवि जी। सर, मेरा बड़ा छोटा सा एक सवाल है कि कल एक घोषणा करती है सरकार की 450 रुपए का सिलेंडर जो देंगे, सावन का महीना है उसमें देंगे। सिर्फ 1 सिलेंडर हो गया, अब सावन तो खत्म होने वाला है। सवाल ये उठ रहा है कि वो सिलेंडर मिलेगा किसको और कब मिलेगा? तोमर साहब, दरअसल जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है वो अभी तो दे ही रहे हैं, आगे के लिए योजना बनाएंगे वो। तोमर साहब, मेरा एक प्रश्न है। तोमर साहब इधर देखिए। हाँ बोलो ना। इधर हूँ साहब, इधर सीनियर, आपसे एक प्रश्न। 1 मिनट, जरा ये पहले से लगे हुए हैं। हाँ। 1 मिनट बोलिए ना भाई साहब।
हेलो, बोलिए, चलो बोलो, जल्दी बोलो। बोलिए बोलिए। मैं शिवाट सुहाल का हूँ मेट्रो मेरठ से। मेरा तोमर साहब से क्वेश्चन है कि जन आशीर्वाद यात्रा एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि जन आशीर्वाद यात्रा के बाद आपका वोट परसेंटेज कितना बढ़ जाएगा? आप क्या सोचते हैं? ये बहुत अच्छा कंसेप्ट। जन आशीर्वाद यात्रा के बाद पूरे राज्य में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में बढ़ोतरी होगी, लेकिन बढ़ोतरी का आकलन अभी से व्यक्त करना आवश्यक नहीं है। लेकिन जन आशीर्वाद यात्रा के बाद जरूर हम इस पर वर्षन देंगे। तोमर साहब, मेरा प्रश्न आखिरी। सर, जन आशीर्वाद यात्रा में अलग अलग नेताओं की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का क्या रोल मुझे सुनने दोगे तभी मैं जवाब दे पाऊंगा यार। सर, जन आशीर्वाद यात्रा में अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का क्या रोल रहेगा इसमें? ज्योतिरादित्य सिंधिया का रोल वैसा ही रहेगा जैसा नरेंद्र सिंह तोमर का है। तोमर बोलो भाई साहब। मेरा एक प्रश्न है कि पिछली बार 2018 में, ये भाई साहब बहुत देर से 2018 में एक मिनट बुला रहा हूँ, अभी बुला रहा हूँ। आपने नारा दिया था। अग्रवाल साहब रुकिए ना, इनके बाद आ जाइए। 2018 के चुनाव में भाजपा का नारा जो था, अब की बार 200 पार, अब की बार चौथी बार, तो ये 50 तो कम हो ही गए। तो अब क्या नारा रहेगा 2023 में विधानसभा में? अब की बार फिर भाजपा सरकार। बोलो भाई। तोमर साहब, पिछली बार जन आशीर्वाद यात्रा में चले जाओ महाराज, हमारा नेता शिवराज, इस बार कौन सा नारा रहेगा आपका? नहीं, नारे बना के दे रहे हैं बहुत अच्छे, आप चिंता नहीं करो। अनुराग जी। तोमर जी, मेरा एक सवाल है। एक मिनट, ललित जी बोल रहे हैं कुछ। देखिए, एक सवाल उठा था फ्री बीज के ऊपर, जिसपे आपने जवाब दिया था हमारा कल्याण उद्देश्य है, आर्थिक रूप से कमजोर, दलित और महिलाओं के कल्याण के लिए कार्य करती है भाजपा। आपने ये भी कहा था कि 2003 में मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था और अब हम विकसित राज्य हैं, और 1947 के बाद जब अब 100 साल आएंगे तो भारत विकसित राज्य हो जाएगा। तो ये जो दलित, गरीब, महिलाएं, ये कैटेगरीज कब तक बनी रहेंगी और इन पे चुनाव कब तक लड़े जाएंगे? ललित भाई, वैसे आपका सवाल बहुत अच्छा है। एक मिनट, मैंने ये कहा था 2003 से पहले मध्य प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी में आता था। हमने प्रयत्न करके उसको विकासशील राज्यों की श्रेणी में लाकर खड़ा किया है। 2047 में वो विकसित राज्य की अग्रपात में खड़ा हो, इस लक्ष्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार काम कर रही है। जहां तक आपकी चिंता है वो हमारी भी चिंता है, और निश्चित रूप से उस चिंता पर भाजपा की सरकार काम कर रही है। मैं एक ही उदाहरण आपको देना चाहता हूं कि देश में बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पास अपना मकान नहीं था। मैं 2003 में ग्रामीण विकास मंत्री भी था, तो उस समय केंद्र सरकार की योजना थी इंदिरा आवास योजना। उस योजना में एक मकान बनाने के लिए 20,000 रुपए मिलते थे, और एक साल में एक पंचायत में एक मकान हिस्से में आता था। तो मैं हमेशा सोचता रहता था कि आवासहीनों की संख्या इतनी है, क्या ऐसा भी कोई दिन आएगा जब हिंदुस्तान में हर आवासहीन आदमी को आवास मिल पाएगा? लेकिन कितनी भी दृष्टि दौड़ाओ तो वो दिखता नहीं था। और जब मैं लोकसभा का सदस्य प्रतिपक्ष के रूप में था, तब भी अनुदान मांगों पर बोलते हुए ये कहता था कि ऐसा कौन सा दिन आएगा जब हर आवासहीन को आवास मिल जाएगा। लेकिन आपने देखा 2014 में नरेंद्र मोदी जी आए, शहरी क्षेत्रों, ग्रामीण क्षेत्रों, उन्होंने सुनिश्चित किया कि 2024 तक हर आवासहीन को हम आवास उपलब्ध कराएंगे। और इस दृष्टि से एरिया भी बढ़ाया, राशि भी बढ़ाई, और आज प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण क्षेत्र में भी उपलब्ध हो रहा है, शहरी क्षेत्र में भी उपलब्ध हो रहा है। एक लक्ष्यावधि के भीतर इसको जीरो करना है, और बहुत सारी चीजों में हम जीरो कर भी सकें, और उसी का परिणाम है
कि देश में अगर हम देखेंगे तो 14 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकले और मध्य प्रदेश में भी देखेंगे तो 1,36,00,000 लोग गरीबी से ऊपर आए हैं। ये गरीबी समाप्त हो, ये अभिशाप है। इसी लक्ष्य को लेकर हम काम कर रहे हैं। तोमर जी विपक्ष का आरोप है कि केंद्र सरकार मुझे लगता है भोजन का समय कम हो रहा है। सरकार गला मेरा एक सवाल है, अंतिम दो प्रश्न। मेरा एक सवाल है, इमरजेंसी लागू है। तोमर जी आइए भोजन मैं समझता हूँ एक प्रश्न हो तो फिर जवाब दिया जाना भी ठीक होता है, लेकिन प्रश्नों की श्रृंखला राकेश भाई ने खड़ी की। मैं आपको